लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? रिमूविंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी, अननेसेसरी कंट्रोल थे, वो सब खत्म कर दिए गए थे। लाइक परमिट लेना था पहले, तो परमिट है, लाइसेंस है, इस तरीके के जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, वो सब खत्म कर दी गई गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर्स की। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इसमें अगर पहले की हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डीरेगुलेट था। ठीक है ना, एक तरीके से जो रिफॉर्म था, इंडिया रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म था, वो अलग अलग तरीकों में अडॉप्ट किया जा रहा था। पहले रिफॉर्म के आने से पहले की बात कर रहे हैं हम। तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो पार्ट्स में हम इसके क्वेश्चंस के रूप में करेंगे। 3 और 4 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लिख लीजिए, इन व्हाट वेरियस वेज रेगुलेटरी मैकेनिज्म वर एनफोर्स्ड इन इंडिया। तो देखिए, प्रायर टू रिफॉर्म, यानी रिफॉर्म के आने से पहले इंडिया का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था वो कई तरीके से काम कर रहा था। जैसे अभी हमने बात करी, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी वो हर एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट को। कोई भी फर्म स्टार्ट करनी है, फर्म को बंद करना है ना, कितना माल बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कैसे बेचना, मतलब हर चीज में रोका टोकी थी। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग under which every entrepreneur had to get permission from government official to start a firm, close a firm, or decide the amount of goods that could be produced। तो मतलब क्या हुआ? अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हर चीज में रोका टोकी थी, गवर्नमेंट से पूछना पड़ रहा था कि भाई क्या, जब फर्म हमें स्टार्ट कर रही है, कोई भी नया काम स्टार्ट करना है तो लाइसेंस लेना है, बंद करनी है फर्म तो भी उसको परमिशन लेकर के बंद किया जाएगा, क्या माल बनाना है, कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, ये भी हमें पूछ करके काम करना होगा। तो आपको मालूम है, जब हर चीज में रेस्ट्रिक्शन होगी तो काम करना बड़ा दिक्कत वाला बात हो जाती है ना। तो इसको दूर करना जरूरी था। तो ये तो हम बात कर रहे हैं प्रायर टू रिफॉर्म, यानी रिफॉर्म आने से पहले क्या दिक्कतें आ रही थी। ऐसे ही दूसरा क्या था, जो प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड। सर ये सेकंड पॉइंट है। हाँ, इन मैनी इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर को, कई इंडस्ट्रियां ऐसी थी जो प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं की जा रही थी, यानी वो उन चीजों का बिजनेस नहीं कर सकते थे, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे, अलाउड ही नहीं थी, परमिशन लेकर के भी अलाउड नहीं थी। तीसरी बात क्या थी? सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एसएसआई मैंने लिख दिया है शॉर्ट में, आप फुल फॉर्म लिख लेना।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आपने देखा तो पीछे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दी जा रही थी, तो उस प्रोटेक्शन के अंतर्गत कुछ गुड्स फिक्स कर दिए गए थे कि वो सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वही बनाएगी, कोई और उसको नहीं बनाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, जो प्राइस फिक्सेशन था वो भी कंट्रोल था, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी उसको। कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड distribution of selected industrial product। तो देखिए ये बातें थी सारी की सारी, जो क्या था, प्रायर टू रिफॉर्म था। प्रायर टू रिफॉर्म का मतलब रिफॉर्म होने से पहले। तो ये तो रोक टोक थी ऐसे कह सकते हैं, यानी हमारे इंडस्ट्रीज के ऊपर जो उस टाइम पर रोक टोक लगाई गई थी। अब ये जो डीरेगुलेशन किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का, क्या मेजर्स थे, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसका भी एक सेपरेट क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो अगर 6 मार्क्स में आ जाए तो दोनों को मर्ज कर देना आपस में, और अगर अलग अलग पूछा है तो मैं लिखवा ही रहा हूँ उस हिसाब से आपको, मतलब दोनों आपके पास मटेरियल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेन डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एज एन इकोनॉमिक रिफॉर्म। चलिए अब वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। डीरेगुलेशन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। फर्स्ट, सबसे पहला काम क्या हुआ, जो लाइसेंसिंग थी उसको एबॉलिश किया गया। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड। एबॉलिश समझते हो, हटाया जाना, रिमूव किया जाना। ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट एक्सेप्ट, क्या क्या था, किसको छोड़ा गया, अल्कोहल का अगर प्रोडक्शन करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब इनको छोड़ दिया गया। ठीक है। अल्कोहल, सिगरेट, हजार्डियस का मतलब होता है खतरनाक। ठीक है। हजार्डियस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड, साइंटिफिक नेम्स हैं थोड़े, ड्रग्स एंड फार्मामेटिकल। तो इन चीजों को छोड़कर जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस था उसको एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो मैंने नीचे नाम लिखे हैं, एक्सेप्ट का मतलब इन चीजों को छोड़कर, यानी अगर इनका प्रोडक्शन करना था प्राइवेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन के वो इस काम को नहीं कर सकते थे। ठीक है। द ओनली इंडस्ट्रीज which are now reserved reserved for the public sector are a part of, ये 1 मार्क्स में पूछे भी जा सकते हैं आपसे कि कौन सा किसके लिए रखा गया। डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब ये गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए
इनको रिजर्व रखा गया है कि ये गवर्नमेंट ही इनका प्रोडक्शन करेगी। जो डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, एटॉमिक एनर्जी हो गई, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, है ना, और रेलवे ट्रांसपोर्ट, यानी इसमें प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल बैन कर दिया गया। मैनी गुड्स, देखिए सिंपल पॉइंट्स में है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। प्रोड्यूस्ड बाय, मैनी गुड्स produced by small scale industries have now been have now been de-reserved, यानी जो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व रखे गए थे उनको भी छूट दे दी गई, यानी वो भी अब दूसरी इंडस्ट्रीज उनका प्रोडक्शन कर सकती थी। तो देखो डीरेगुलेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म्स अपनाए जा रहे हैं जिससे कि जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्रीज है, उसमें डेवलपमेंट हो, तेजी से काम हो सके, रोक टोक कम से कम की जा सके। और लास्ट है, इन मैनी इंडस्ट्रीज, इन मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट has been allowed to determine the price। तो देखिए ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड जो रिफॉर्म थे वो फिनिश हो गए हैं हमारे। इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर सेकंड रिफॉर्म पे चलते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की। सेकंड, ये भी लिबरलाइजेशन में चल रहा है सब। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इसमें क्या है, देखिए फाइनेंशियल सेक्टर है क्या, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। रिफॉर्म तो तभी तो हम सीखेंगे, अगर हमें यही नहीं पता कि इसमें आते क्या क्या चीजें हैं तो दिक्कत है ना। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सब कवर होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है जी, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट, मतलब जिनका भी बैंकिंग बिजनेस है, बैंक की तरह काम करते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन है, ये भी इसी में कवर होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सारे इसके अंदर आते हैं, इंक्लूड्स हैं ये किसमें, फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो उसका मतलब हम किस किस की बात कर रहे हैं, किसके विषय में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितनी भी हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं, इन सब की हम बात कर रहे हैं। अब इनमें रेगुलेट कौन करता है फाइनेंशियल सेक्टर को, अगर आप इंडिया में देखें, भारत में कौन रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब हो गया किसका कंट्रोल है, ठीक है, रेगुलेट इन इंडिया, भारत में इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, बाय आरबीआई। आरबीआई का मतलब तो पता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। ये जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, इन इंडिया बाय आरबीआई। और कंट्रोल करने के टूल्स होते हैं, जो आरबीआई है वो कुछ टूल्स अपनाता है, ये तो हम आगे अभी सीखेंगे डिटेल में, और यहाँ जिक्र आ रहा है इसलिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में आप लोगों को, कोई टेंशन मत लेना, इनकी सबकी डिटेल डेफिनेशन जो हम नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ना, अपना बैंकिंग वाला चैप्टर, तो उसमें आने वाली है सारी डिटेल। तो यहाँ पे सिर्फ आ रहा है रोल इसका, तो इसलिए बता रहा हूँ, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से इनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ में कोई इनको डिफाइन नहीं करना, बताना नहीं है, सिर्फ ये टूल्स मैंने बताए क्योंकि इसका रोल आ रहा था आरबीआई। तो हमें ये पता लग गया मोटा मोटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में। पहले तो हमने ये देख लिया कि फाइनेंशियल सेक्टर है क्या क्या, जिनको कंट्रोल कौन कर रहा है भारत में, रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई। और किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है, उसके हाथ में कुछ टूल्स होते हैं जैसे बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, और भी हैं। ये सब अभी हम डिटेल में अपनी दूसरी बुक में वैसे सीखेंगे। अब एक क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। तो वन बाय वन हम लोग इसको जानेंगे एक एक करके कि किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स अपनाए गए। फर्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द मेजर एम one of the major aim of of financial sector reform is to reduce the role of आरबीआई। क्या चाहते थे वो इसमें? सबसे पहला काम करना, आरबीआई का जो रोल है कंट्रोल करने का या रेगुलेट करने का, वो कम से कम हो जाए। ठीक है, रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर, फ्रॉम रेगुलेटर। तो आरबीआई की भूमिका क्या थी, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, रेगुलेट करता था ये इन सबको। तो रिफॉर्म का जो एम था पहला, वो क्या चाहते थे? सबसे पहला काम कि आरबीआई के ऊपर कंट्रोल करने का जो रेगुलेशन का जो दबाव था वो कम हो जाए। तो कंटिन्यू कर लो इसको, आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, टू फैसिलिटेटर। तो वो चाहते थे आरबीआई रेगुलेट करने की जगह फैसिलिटीज देने वाला इंस्टीट्यूशन हो। किसके लिए? फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। ठीक है, एक तो हो गया भाई डंडा लेके बैठना। तो रेगुलेट वाला अगर काम देखें तो यहाँ तो आरबीआई डंडा लेके बैठा रहता था सर पे उनके, रेस्ट्रिक्शन, दबाव बना के रखता था। और फैसिलिटेटर की भूमिका अगर आप देखें तो फैसिलिटेटर का काम क्या है? सुविधाएं देना, डंडा नहीं देना, सुविधाएं देना। मतलब उदार उदार बात, डंडे के जोर पे नहीं, है ना, आराम से समझा करके तरीके से। तो इस तरीके की भूमिका बनाई जा रही थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फाइनेंशियल सेक्टर्स थे उनको कई चीजों में अपना डिसीजन लेने की आज़ादी दी गई, ऐसे आप कह सकते हैं। यानी एक तरीके की डिसीजन मेकिंग पावर उनको मिल गई। पहले क्या था कि आरबीआई से पूछ करके उन्हें काम करना पड़ रहा था, लेकिन अब क्या था कि वो अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते थे बिना आरबीआई से पूछे। कुछ चीजों में उसको परमिशन ऐसी दे दी गई। इसमें लिख लो इसको, फाइनेंशियल सेक्टर, अलग पॉइंट में लिख लेते हैं इसको, may be allowed to take decision on many matter without consulting the आरबीआई। यानी आरबीआई से कंसल्ट किए बिना उन्हें अलाउड करा गया टेक डिसीजन लेने के लिए। किसको? फाइनेंशियल सेक्टर्स को। दूसरी बात जो रिफॉर्म पॉलिसी थी, द रिफॉर्म पॉलिसी lead to the establishment of private sector banks, both Indian as well as foreign bank।
तो दोनों पर ये रिफॉर्म लागू किए गए, जो इंडियन सेक्टर्स बैंक थे वो भी, और जो फॉरेन बैंक थे, बाहर के जो बैंक थे उनके लिए भी। ये नहीं था कि खाली एक ही चीज के ऊपर थे, दोनों सेक्टर्स को खोला गया, इंडियंस बैंक के लिए भी, फॉरेन बैंक के लिए भी। दूसरा बात थी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया, 50% तक बढ़ा दिया गया। फॉरेन, पहले बाहर के लोग हमारे देश में पैसा नहीं लगा पाते थे, परमिशन लेनी पड़ती थी, बताना पड़ता था, तो उसको भी बढ़ाया गया जिससे बाहर का इन्वेस्टर यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट कर पाए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक was raised to around 50%। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बैंक have been given permission, banks have been given permission to generate resources from India and abroad। देश और विदेश दोनों में रिसोर्सेस को जनरेट करने की परमिशन उनको मिल गई कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिसोर्सेस को भारत में भी बढ़ा सकते हैं और विदेशों में भी। इसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने FII, कौन है ये? सच एज मर्चेंट बैंक, जैसे मर्चेंट बैंक होते हैं, सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड एंड pension funds are now allowed to invest in Indian फाइनेंशियल मार्केट। तो जो FII थे यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, जैसे मर्चेंट बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इन सबको अलाउ किया गया कि ये लोग भारत की जो फाइनेंशियल मार्केट थी वो वहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखें, LIC पहले चला करती थी भारत में, LIC सबने सुना होगा नाम, ठीक है ना, लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनी है भारत की, तो उसकी मोनोपोली थी। अगर आप आज देखें तो बहुत सारी कंपनियां बाहर की भी आ गई हैं, है ना, खाली इंडियन जो कंपनी थी वही नहीं है। आपने देखा होगा फोन भी आते रहते हैं, है ना, तो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग बैंक्स, इसमें उनको परमिशन मिली है, तो वो भी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन पहले ये सुविधा नहीं थी। देखिए, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो करेंगे टैक्स रिफॉर्म के बारे में, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स, देखिए टैक्स रिफॉर्म अगर आप देखें तो किस चीज की पॉलिसी है? ये टैक्सेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उससे संबंधित पॉलिसी है, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट जो खर्च करती है, ठीक है, तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसीज को हम बोलते हैं। किस चीज से रिलेटेड है ये? फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में दो बातें आ गई, टैक्सेशन आ गया और एक्सपेंडिचर आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो टैक्स रिफॉर्म थे यानी वो इस पर बेस्ड थे कि गवर्नमेंट को टैक्सेशन कैसे करना है और खर्च किससे करना है, यानी फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग थी ये पॉलिसी गवर्नमेंट की। तो इसके अंतर्गत दो चीजों पर फोकस किया गया। एक तो टैक्स जो बहुत ज्यादा थे उनको कोशिश की गई कि उनको कम किया जाए। बेसिकली दो तरीके के टैक्स होते हैं, तो मालूम ही होगा आपको, डायरेक्ट
टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है ना। तो अलग अलग उनको कोशिश की गई कि कम से कम लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाए, जिससे कि उनकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कि किस तरीके से पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द वेरियस टैक्स रिफॉर्म्स एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो देखिए, फिस्कल पॉलिसी तो मैंने आपको बताई दी, और मोटा मोटा सा अगर आप देखें तो जो टैक्सेस हैं हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्सेस है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, जो टैक्सेशन में भी अगर हम देखें, जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, वो दो तरीके के लगाती है, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मालूम है किसी को इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं? इनकम Sales. टैक्स। Sales नहीं, tax. सेल टैक्स डायरेक्ट नहीं होता बेटे, सेल टैक्स इनडायरेक्ट होता है। House इन- tax. हाँ, गिफ्ट टैक्स है, हाउस टैक्स है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके कैसे हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जो पब्लिक, जनता सीधे गवर्नमेंट को दे रही है, कोई मीडिएटर नहीं है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स, है ना। जबकि सेल टैक्स है, वैट है, जीएसटी है, नया है अब, है ना, और एंटरटेनमेंट टैक्स है। ये तो आप पढ़ ही रहे थे उसमें, न्यूमेरिकल जब हम कर रहे थे, तो अच्छे से आपको मालूम है अब। ये सारे के सारे कैसे हो गए? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक है गवर्नमेंट को सीधे नहीं दे रही, या मीडिएटर हो गया। मीडिएटर कौन आ गया यहाँ पर? शॉपकीपर, एक तरीके से। यानी पब्लिक ने जो चीजें खरीदी वो दुकानदार ने उनके प्राइस में प्लस कर दिया, प्राइस प्लस टैक्स। यानी शॉपकीपर क्या कर रहा है? पब्लिक से चीज की कीमत भी ले रहा है और साथ में उसका टैक्स भी ले रहा है। इस टैक्स को फिर वो क्या करता है? गवर्नमेंट को जमा करा देता है। तो अल्टीमेटली दिया तो पब्लिक नहीं है, पर सीधे ना देकर कैसे जा रहा है? इनडायरेक्टली जा रहा है। पहले शॉपकीपर को जा रहा है, फिर गवर्नमेंट को जा रहा है। ये यहाँ पे सीधे जा रहे थे। इनकम टैक्स हम ही सीधे जमा कराते हैं गवर्नमेंट को, वेल्थ टैक्स, हाउस टैक्स का बिल हम खुद ही भरते हैं, कोई मीडिएटर तो है नहीं। ठीक है, बस इतना सा फर्क है इनमें दोनों टैक्सेस में। अब इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहला लिखिए, रिडक्शन इन टैक्सेस। फर्स्ट, रिडक्शन इन टैक्सेस, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए। तो देखिए, रिडक्शन इन टैक्स में 1991 से लगातार अगर देखा जाए, जो इनकम टैक्स का रेट है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। स्लैब होते हैं ना अलग अलग, तो पहले 40% भी था ये इनकम के ऊपर, ऊपर वाला स्लैब बता रहा हूँ, फिर 30% हुआ, आज और भी कम कर दिया गया है इसको। धीरे धीरे इसमें डिक्रीमेंट किया जा रहा है। क्यों? जिससे जो लोगों की सेविंग है वो बढ़ाई जा सके, है ना। और भी जो तरीके हैं कि भाई वो अपने इनकम को इस तरीके से एक्सपेंस कर सकें जिससे कि उनको जो जरूरी चीजें आराम से मिल सके। तो देखिए, रिडक्शन इन टैक्स में इनकम टैक्स, ऐसे ही कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि पहले बहुत ज्यादा था उसको भी रिड्यूस किया गया। तो मोटा मोटा सा जो पहला इसमें रिफॉर्म था वो क्या था? टैक्सेशन को कम करना, है ना, जिससे लोगों की सेविंग को बढ़ाया जा सके। दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है वो आता है सिंप्लीफिकेशन। देखिए, जो टैक्स का जाल है बड़ा मकड़ जा रहा है एक तरीके का। लोग टैक्स देने से डरते नहीं है, लेकिन घबराहट उन्हें होती है उसकी कैलकुलेशन से। उसको कैलकुलेट करने का तरीका इतना जटिल बनाया हुआ है कि वो खुद से पे ही नहीं कर पाते, है ना। उनको मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, सीए की जरूरत है या लॉयर की जरूरत है। अब सारे जो बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन है, वो भी अपनी कैलकुलेशन अगर खुद नहीं कर पा रहा तो इतना टैक्स नहीं होता जितना कि उसको उसके फाइल चार्ज के देने पड़ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने महसूस किया कि भाई टैक्सेशन को अगर बढ़ाना है तो उसे सिंप्लीफाइड करना होगा। तो इस पर भी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कोशिश करी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी कड़ी है इसमें, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड
सर्विस टैक्स एक्ट 2016 इसको इंट्रोड्यूस किया भारतीय संसद ने। तो देखिए कोशिश गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सभी राज्यों में जितनी भी स्टेट है भारत की, उनमें गुड्स एंड सर्विस यानी जीएसटी, तो सुना है ना आपने, जीएसटी टैक्स, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें पूरे भारत में एक जैसे टैक्स सिस्टम रहेगा, जो भी रोल होगा। यानी अभी क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स अलग लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स अलग लगा रही है, तो बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता था लोगों के ऊपर। जीएसटी में क्या होगा, एक ही टैक्स रहेगा, उसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपना बंटवारा कर लेगी अलग अलग। गुड्स डिफाइन कर दिए गए इसके अंदर कि कौन से गुड्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी, कौन से गुड्स पर स्टेट गवर्नमेंट, या ये भी हो सकता है कि एक ही गुड्स पे दोनों का पार्टिसिपेशन हो। तो वो सारी चीजें इस एक्ट के अंदर बता दी गई, डिफाइन कर दी गई, रेट फिक्स कर दिए गए। तो इससे क्या हुआ, सिंप्लीफाइड हो गया, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स हो गया कि पूरे भारत में आप कहीं पर भी चीज खरीदें, उस पर जो टैक्स लगेगा एक जैसा ही लगेगा। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि सभी राज्यों ने इसको एप्लीकेबल नहीं करा है। ठीक है, काफी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने एप्लीकेबिलिटी दे दी है। तो ये सिंप्लीफाइड करता जा रहा है, टैक्सेशन को इजी बनाता जा रहा है। ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये जो सुधार हैं, इनसे हम लोग लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ और भी हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।